बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑन दी अदर साइड में हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शराजी। नाज़रीन, हमारी मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है, नामुमकिनात में से मुमकिनात का और मुमकिनात में से नामुमकिनात का नाम है। कभी कुछ भी हो जाता है और जब हम समझते हैं कि पुरअमन होने जा रहे हैं हालात, एक डगर पे आने लगे हैं हालात, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो कि अनएक्सपेक्टेड होता है। अगर तो वकला के हवाले से आज देखें तो सारा दिन हमने देखा है कि वहाँ पे वकला और पुलिस आमने सामने है, किस तरह से वकला और पुलिस के दरमियान वहाँ पे तसादुम भी रहा है। बज़ाहिर जो एसएसपी ऑपरेशंस हैं उनकी अगर स्टेटमेंट के मुताबिक हम देखें तो उन्होंने कहा है जी कि वकला के पथराव के बाद पुलिस ने शेलिंग की और पुलिस जो थी वो इस तरह से उसने रिएक्ट करना शुरू किया। वकला का मौक़िफ़ भी जानने की कोशिश करेंगे कि आया स्टार्ट किस जानिब से हुआ था। अगर वकला पुरअमन वाकई में एहतजाज कर रहे थे तो क्या फ़र्स्ट स्टेप जो था पुलिस की जानिब से था, और जैसे कि एसएसपी ऑपरेशन ने कहा है कि जी वकला को पुरअमन एहतजाज की इजाज़त थी। और जो वकला हैं वो कानूनदान है, कानून को समझते हैं। अगर उन्होंने कानून हाथ में लेने की कोशिश की है कानून के तालिबे इल्म होने के बावजूद, तो फिर इस मुल्क में कानून के रखवाले कौन है, कौन कानून का ख्याल रखेंगे। इस सब पे बात करेंगे कि आया फ़र्स्ट स्टेप जो था वकला की जानिब से था या फ़र्स्ट स्टेप जो था पुलिस की जानिब से लिया गया। इस सब पे भी बात करेंगे। नाज़रीन, ये एक्चुअल में जो आज एहतजाज किया जा रहा था, ये एहतजाज था सिविल अदालतों का, मॉडल टाउन कचहरी मुंतकली और वकला के खिलाफ मुकदमात के मामले थे। उस पर वकला ने आज ऐवान अदल से लाहौर हाई कोर्ट तक एहतजाजी रैली निकाली थी और एहतजाजी रैली में फिर हमने देखा कि मुंतशिर करने के लिए वहाँ पे वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया, शेलिंग भी की गई। उस सब में जो कि फ़िल वक्त जो चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं उसके मुताबिक वकला की जानिब से पथराव भी किया गया, गिरफ्तारियाँ भी बड़ी तादाद में हो चुकी हैं। अब कौन कौन से वकला हैं, किस तरह से गिरफ्तारियां हुई हैं, इस सब की डिटेल हाई कोर्ट बार से ही जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, क्योंकि मामलात के दरमियान में हमने देखा कि कहीं थोड़ा सा ठहराव आया कुछ लम्हात के लिए, जब ये बात चल रही थी कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। जब वहाँ पे एसएसपी ऑपरेशंस पहुँचे तो उसके थोड़ी देर के बाद हमने देखा कि मामले में एक दफ़ा फिर से तनाव सूरत हाल में पैदा हो गया। अब तनाव दोबारा से क्यों पैदा हुआ? जब मुज़ाकरात अगर कामयाब हो गए थे तो फिर दोबारा तनाव पैदा नहीं होना चाहिए था। और जो मुज़ाकरात हो गए, कामयाब हो गए, तो किन टर्म्स ऑफ कंडीशंस पे वो मुज़ाकरात कामयाब हुए थे? आया वकला की सारी बातें मानी गई थी या दूसरी पार्टी ने भी अपनी कुछ बातें मनवाई थी? इस सब को भी आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, जहाँ पे ये सारी सूरत हाल है वहाँ पे कल 9 मई को पूरा 1 साल होने जा रहा है और हमने देखा कि कल यानी कि 7 तारीख को DGISPR की जानिब से एक बड़ी ठीक ठाक किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने नाम लिए बगैर तहरीक इंसाफ या 9 मई जो करने वाले थे उनकी बारे में जब एक सवाल किया गया तो उसमें उन्होंने खुले अल्फाज में कहा कि जी 9 मई जो करने वाले हैं उनको कफ़रे किरदार तक पहुँचाएँगे। बिल्कुल जी, जो 9 मई के जो वो भी किरदार हैं उनको वाकई कफ़रे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। उस सब में नाज़रीन एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ ये हुई, क्योंकि ब्लैक डे है, 9 मई को ब्लैक डे कंसीडर करें और हम भी ब्लैक डे ही इसको कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे इदारों पे कोई अटैक करे तो वो काबिल कबूल नहीं है। लेकिन वहाँ पे नाज़रीन जब तहकीकात के हवाले से एक बात हुई कि जी जुडिशल कमीशन के हवाले से, तो DGISPR साहब ने कहा कि ठीक है जुडिशल कमीशन की बात करें, जुडिशल कमीशन बना लेते हैं लेकिन 2014 के धरने को भी बीच में कवर करेंगे, उसकी भी एक्सेस देंगे जुडिशल कमीशन को कि वो भी पता चले उसके मुहर्रकात क्या थे, उसके एक्चुअल में प्लानिंग क्या थी उस धरने की, और फिर जितनी भी वो इमारतों पे उस वक्त अटैक हुए थे उस सब की भी डिटेल उसमें कवर की जाएगी। इस सब में आज बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन सामने आई है। इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि आज हमने देखा कि बानी पीटीआई जब आज अदालत में पेश हुए अपने केसेस के सिलसिले में, तो उन्होंने गैर रस्मी सी बात की। अपने वहाँ पे मौजूद मीडिया के जो मीडिया मेंबरान थे वहाँ पे उनसे बात की। मीडिया कारकुनान से बात करते हुए नाज़रीन उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, उन्होंने शायद इस चीज़ को चैलेंज समझा, क्या समझा, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा कि ठीक है आप 2014 के धरने से स्टार्ट कर ले, वहाँ से तहकीकात करवाएं, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। अब ये सारी सूरत हाल किस डगर पे जाएगी? क्या वाकई 9 मई की तहकीकात अगर जुडिशल कमीशन बनता है
तो 2014 के धरने से स्टार्ट होगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जानिब से काउंटर भी किया जा रहा है। जैसे DGI-SPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो फ़ौरन तहरीक इंसाफ के मेंबरान की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सामने आई। सब पे भी बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। सबसे पहले इस वक्त हमें ज्वाइन किया है गुलाम अब्बास हरल साहब है, माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया हरल साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। हरल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हरल साहब सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि ये आज हुआ क्या था। सबसे पहले मेन बात ये थी कि SSP ऑपरेशंस की अगर हम स्टेटमेंट देख लें तो उनके मुताबिक वो कह रहे हैं कि वकला को पुरअमन एहतजाज की इजाज़त दी गई थी, लेकिन वकला की जानिब से पथराव किया गया जिसकी वजह से फिर पुलिस ने रिटर्न में रिएक्ट किया। इज़ इट ट्रू कि वाकई वकला ने पथराव किया था कि सिचुएशन ख़राब कहाँ से हुई थी एग्जैक्टली हरल साहब? देखिए, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। SSP ऑपरेशन वकला की तरफ से किसी किस्म का कोई पथराव नहीं किया गया। वकला जो है वो पुरअमन एहतजाज जो है वो करते हुए हाई कोर्ट के दरवाजे पे आए। फिर उसके बाद जो है वकला अपना एहतजाज जो है उसको कंटिन्यू रखते हुए आगे हाई कोर्ट में दाखिल होना चाहते थे, लेकिन पुलिस की तरफ से जो है चीफ जस्टिस जो है लाहौर हाई कोर्ट, उनकी डायरेक्शन पे जो है पुलिस बेचारी का इसमें इतना कोई कसूर नहीं है, क्योंकि वो तो एक मोरे के तौर पे काम कर रही है पिछले कुछ अरसे से, चाहे वो PTI और हरल साहब की आवाज नहीं आ रही। जी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? नाज़रीन हरल साहब की आवाज़ नहीं पहुंच रही है। हरल साहब से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं। ये जो आज हुआ था सिविल अदालतों की मॉडल टाउन कचहरी मुंतकली और वकला के ख़िलाफ़ मुकदमात के मामले पर वकला ने ऐवान अदल से ले लाहौर हाई कोर्ट तक एहतजाजी रैली निकाली, और इसमें जैसे कि अभी हम हरल साहब की जितनी बात को अंडरस्टैंड कर सके हैं, जितनी उनकी आवाज़ हम तक पहुँची है, उसके मुताबिक वकला जो थे वो पुरअमन रैली निकाल रहे थे। उन्होंने कोई भी पथराव का आगाज़ नहीं किया था, और ये जो पथराव था, ये जो सूरत हाल बिगड़ी थी, ये शायद वो कुछ इस तरह की बात कहना चाह रहे थे कि ये पुलिस की जानिब से शायद इसका आगाज़ किया गया, लेकिन हम उसको सुन नहीं पाए। हम दोबारा उनसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे। हरल साहब एक मरतबा फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। हरल साहब आप कुछ बात बता रहे थे, एग्जैक्टली आपकी आवाज़ मुझे यहाँ से कट गई, मुझे सुनाई नहीं दिया। आपने यहाँ से कहा कि वकला पुरअमन रैली निकाल रहे थे, उसके बाद एग्जैक्टली क्या हुआ था? देखिए, उसके बाद जो है चीफ जस्टिस जो है लाहौर हाई कोर्ट जो है, उनकी डायरेक्शन पे पुलिस ने जो है वो लाठी चार्ज किया, आंसू गैस फेंकी, और मैं खुद उस वक्त मौजूद था वकला के एहतजाज में। बिल्कुल पुरअमन एहतजाज था, किसी किस्म का वायलेंस नहीं था, बल्कि जो वकला थे निहत्ते थे और खाली हाथ थे। तो उन्होंने अपना पुरअमन जो है उनका जायज मुतालबात जो है वो चीफ जस्टिस जो है हर धर्मी पे उतरे हुए हैं। देखिए, अदालतों की गैर मुनसिफाना तकसीम के हवाले से और आए रोज जो है वकला साहबान पे 780A लगाया जा रहा है। क्या इनको ये वकला साहबान ही बच्चे पीछे रह गए हैं जो दहशतगर्द इनको मिले हैं? बाकी दहशतगर्द सारे खत्म हो गए हैं। उनके साथ तो ये मुज़ाकरात कर रहे हैं जो दहशतगर्द हैं, जो असल दहशतगर्द हैं, लेकिन जो वकला हैं, जो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जिन्होंने कुर्बानियां दी, और अपना इन जज साहबान को अगर आज ये अपने मनसब पे बैठे हुए हैं और ये अदलिया में इस वक्त जो है सारे सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक अगर आप देख लें, जितने भी जज साहब हैं, ये वकला की जो तहरीक थी उसी के मरूने मिन्नत आज ये बैठे हुए हैं अपनी कुर्सियों पे, और ये अपनी नौकरियां कर रहे हैं। ये तनख्वाहदार तबका है, इनको होश के नाखन लेने चाहिए ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को। देखिए, ये बड़ा जायज मुतालबा है वकला का, और अदालतों की गैर मुनसिफाना तकसीम और आए रोज 780A के मुकदमे जो है वो वकला के खिलाफ जो है वो ठीक है। यानी कि हरल साहब आपका पॉइंट ये है कि जो वकला थे वो पुरअमन रैली निकाल रहे थे और पुलिस की जानिब से इस चीज का आगाज किया गया जब आप लोग लाहौर हाई कोर्ट के गेट पे पहुंचे। एग्जैक्टली ऐसा ही है? बिल्कुल जी। पुलिस जो है, लेकिन वहाँ पे ऐसा क्या हुआ हरल साहब, वहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि पुलिस जो थी एक्शन में आ गई? क्या वकला ने अदालत के अंदर जाने की कोशिश की? मतलब अगर आप लोग ऐवान अदल से लेके लाहौर हाई कोर्ट के दरवाजे तक पुरअमन जाते हैं और पुलिस आपको जाने देती है, हाई कोर्ट के सामने ऐसा क्या हुआ वकला के कि पुलिस एक्शन में आ गई? देखिए, हम वकला साहबान जो हैं
सिविल कोर्ट से हम निकले हैं, मैं खुद एहतजाज में शामिल था। सिविल कोर्ट से निकल के हमारा जो प्रोग्राम था वो ये था कि लाहौर हाई कोर्ट बार में जाके हमने जनरल हाउस का इजलास जो है उसमें वो शामिल होना था। वहां पे इजलास जो है वो रखा हुआ था। तो हमारा कोई किसी किस्म का इस तरह का कोई मंसूबा नहीं था कि हम हमेशा से वकला ने पुरअमन जो है, आप 2007 वाला जो हमारी तहरीक है जिसके मरून मिन्नत जो आज अतिया आजाद है या ये अपनी कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, तो उस तहरीक को भी देख लें कितनी पुरअमन तहरीक थी और एहतजाज जो हमने किया था। और आज भी हम अपना जायज मुतालबात के लिए, अपने आईनी और कानूनी मुतालबात के लिए हम अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे, लेकिन पुलिस की तरफ से लाठी का इस्तेमाल किया गया और आंसू गैस इस्तेमाल की गई और उससे मुतअद्दिद वकला जो हैं वो जख्मी भी हो गए और काफी सारे वकला जो हैं इस वक्त अस्पतालों में पहुंच चुके हैं और कुछ काफी सारे वकला जो हैं वो इस वक्त जो है बंदे सुलहसुल हैं, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है इसको होश के नाखन लेना चाहिए। आपकी कैलेंडर डेट है, आपने घर चले जाना है कल को, लेकिन वकला ने हमेशा यहाँ पे रहना है। वकला ने हमेशा आईन और कानून की बालादस्ती के लिए आप लोग अभी, अच्छा मुझे हरल साहब ये भी बताइएगा कि एसएसपी ऑपरेशन की मैंने आपको स्टेटमेंट बताई, आपकी स्टेटमेंट यानी कि वकला साइड की स्टेटमेंट वो डिफरेंट है। वो कह रहे हैं कि पुलिस की जानिब से जो है वो स्टेप इन किया गया, यानी कि पहला स्टेप लिया गया, और एसएसपी ऑपरेशंस कह रहे हैं कि जी वकला की जानिब से पथराव किया गया। मुझे ये बताइएगा कि मुज़ाकरात तो कामयाब हो गए थे ना आप लोगों के, तो जब मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो उस वक्त के फ़ौरन बाद हमने देखा कि दोबारा से पथराव और शेलिंग, ये सारे मामला तसादुम की सूरत हाल दोबारा हो गई। जब मुज़ाकरात कामयाब हो गए थे तो फिर हालात कंट्रोल में क्यों नहीं आए हरल साहब? फिर किसने आगाज किया? देखिए, मुज़ाकरात कामयाब बिल्कुल नहीं हुए और ये चीफ जस्टिस जो लाहौर हाई कोर्ट है इनकी हाथ दर्दी देखें, पिछले 2023 दिसंबर से जो है ये वकला साहबान जो हैं वो मुज़ाकरात करने की कोशिश कर रहे हैं, इस मसले को जो है बातचीत के जरिए हल करने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार जो हमारी बार एसोसिएशन जो हैं, लाहौर बार, हाई कोर्ट बार और बाकी जो दीगर बार एसोसिएशन हैं, उन्होंने वफ्द की शक्ल में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुलाकात की और उनसे गुजारिश की कि ये अदालतों की गैर मुनसिफाना तकसीम जो है इसको आप खत्म करें और वकला पे आए रोज जो आप 788 के पर्चे दर्ज कर रहे हैं वो आपकी इमाम पे हो रहे हैं। तो ये चीफ जस्टिस की इमाम पे हो रहे हैं, ये सारे जो मुकदमे हैं, तो ये इनको खत्म करें। लेकिन वो अपनी हर धर्मी पे कायम है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, और वो जो है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के से किसी ने बार के जो मेन है, जो मुज़ाकराती कमेटी आपने बनाई थी, उसमें कोई ये वाला पॉइंट भी आपने रखा था कि चीफ जस्टिस साहब के बारे में कोई तहफ़्फ़ुज़ात हों आपके, या ये जो जिन मेन पॉइंट्स पे आप लोग मुज़ाकरात कर रहे थे या मेन पॉइंट पे आप लोग ये रैली निकाल रहे थे, आप लोग बाहर एहतजाज कर रहे थे? क्योंकि आपने कहा कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। दो तरह की रिपोर्टिंग आ रही है, एक है जी मुज़ाकरात कामयाब हो गए, दूसरी है मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। आप मुझे ज़रा ये बताइएगा कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थी मुज़ाकरात की वकला की जानिब से? देखिए, इस हवाले से जो है एक हाई कोर्ट की जो है एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी होती है, एसी कमेटी, उनके सामने ये सारे जो मामला है वो रखे गए और उन्होंने भी फैसला दिया। जो इससे पहले जो चीफ जस्टिस थे अमीर भट्टी साहब जो हैं, उनको भी उन्होंने कहा कि ये वकला साहबान का जो है बड़ा जायज मुतालबा है, ये अपना मुतालबा नहीं है वकला का, ये अवाम के लिए उनका मुतालबा है, ये आइन और कानून की फराहमी के लिए मुतालबा है। ये हमारा कोई जाती एजेंडा नहीं है, ना कोई हमारा जाती मुतालबा है। ये जो हमारे सारे मुतालबात हैं जो अदालतों की गैर मुनसिफाना तकसीम के हवाले से, ये हमारी अवाम के लिए है और इंसाफ की फराहमी के लिए, ताकि जो है एक जगह जो आप पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं, जो इंडिया है और बहुत सारी जगह है, पूरी दुनिया में जुडिशियल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, अदालतें एक जगह पे होती हैं, ताकि जो वकला हैं और इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। लेकिन ये पिछले चीफ जस्टिस जो है वो भी अपनी हर धर्मी पे कायम रहे
और मौजूदा चीफ जस्टिस जो हैं मलिक शहजाद हट धर्मी की वजह क्या है हरल साहब? कोई तो रीजन बताई होगी ना, आप वुकला हैं, आप लोगों को कोई तो रीजन बताई होगी। पिछले चीफ जस्टिस साहब को भी आप कोट कर रहे हैं, मौजूदा चीफ जस्टिस साहब को भी आप कोट कर रहे हैं, तो दो चीफ जस्टिस साहब एक स्टेटमेंट पे या अगर एक ही पॉइंट पे मुत्तफिक हैं तो कुछ ना कुछ तो कोट किया होगा, कुछ ना कुछ तो रीजन बताई होगी। क्या रीजन बताई गई दोनों चीफ जस्टिस साहिबान की जानिब से? देखिए, जब भी कोई डिक्टेटर जो है, जब भी कोई आमिर आता है, माशाल्लाह लगाता है मुल्क में, तो उसके पास भी ऐसी बहुत सारी रीजन होती है जिनकी कोई भी आप समझ लें कि जिनका कोई सर पैर नहीं होता, तो वो भी आके जो है इसी तरह आप देख लें। इस तरह ये जुडिशियल आमरियत भी है, ये चीफ जस्टिस जो भी आ रहा है लाहौर हाई कोर्ट में, उसकी भी आमराना सोच है। तो अगर आपकी अपनी कमेटी जो ऐसी कमेटी है हाई कोर्ट की, जिसमें जज साहबान शामिल होते हैं, वो जब आपको कह रहे हैं कि ये जो वुकला का मुतालबा है इंसाफ की फराहमी के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए और कानून की हुक्मरानी के लिए, ये बड़ा जायज मुतालबा है। ये अवाम के लिए मुतालबा है, हमारा जाती मुतालबा नहीं, बार बार मैं कह रहा हूँ। तो अवाम की आसानी के लिए, इंसाफ की फराहमी के लिए ये हमारा मुतालबा है। ठीक है, उसके लिए जो है इसकी अपनी कमेटी ने इनको सिफारिश की तो अभी ये जो है फिर फौर वापस लिया जाए। ये जो आपका अदालतों की तकसीम के हवाले से एक नोटिफिकेशन किया हुआ है गैर मुनसिफाना तकसीम के हवाले से, तो इसको फिर फौर वापस लिया जाए। लेकिन वो वापस नहीं ले रहे, हमारा सिंपल सा मुतालबा है। और दूसरा जो है वो ये है कि आए रोज 780 लगा रहे हैं मुखला साहबान पे। उसके बाद अगर आज हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, हम दिसंबर से आपने हरल साहब ये जो अभी आर्टिकल का बताया 780 कौन सा आर्टिकल है एग्जैक्टली? ये देखिए, ये दहशतगर्दी का आर्टिकल है, ये दहशतगर्दों पे लगाया जाता है। और ये वुकला पे किस रीजन से लगाया जा रहा है? कोई रीजन नहीं है, ये सिर्फ अपनी जो उनके अंदर एक आमराना सोच है उसको तस्वीर देने के लिए ये लगाते हैं। ठीक है। अब चूंकि देखिए फायदा एक और इसका पहलू वो ये है कि क्योंकि मुल्क में एक वुकला जो है वो ऐसी वैध आवाज है जो आमरियत के खिलाफ, जो ला कानूनियत के खिलाफ, जो सिविल सुपरमिसी के लिए, जो एक मुल्क में एक जुल्म और बर्बरियत जारी है, उसके खिलाफ अगर कोई वैध आवाज बची है तो वो बाहर है, वो वुकला है। तो उसको दबाने के लिए, उसको डिवाइड करने के लिए, यानी कि आप वुकला को लगता है कि वुकला की आवाज दबाने के लिए ये सारे टैक्टिक्स यूज किए जा रहे हैं। हरल साहब, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। बहुत सारे और सवालात हैं आज के एहतजाज के हवाले से। ब्रेक के बाद मुझे हरल साहब से नाज़रीन ये भी जानना है कि अब तक कितने वुकला हिरासत में ले लिए गए हैं और अभी मौजूदा सिचुएशन क्या है इस एहतजाज की। और जो मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए हैं, ये ख़बरें तो आ गई कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, कुछ ख़बरें थी कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए हैं। कन्फर्म किया जब हरल साहब से तो उन्होंने कहा कि जी मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, तो कामयाब क्यों नहीं हो सके? कौन सी ऐसी टर्म ऑफ कंडीशंस थी कि जिनकी बेस पे ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए? एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मुनीर अहमद भट्टी साहब, एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। भट्टी साहब, सबसे पहले तो ये थोड़ी बात क्लियर कर दीजिए कि आप लोग आज एहतजाज कर रहे थे सिविल अदालतों की मॉडल टाउन कचहरी मुंतकली और वुकला के ख़िलाफ़ मुकदमात के मामले। चलें, वुकला के ख़िलाफ़ मुकदमात के जो मामले हैं वो तो कुछ समझ आती है, अगर मॉडल टाउन कचहरी मुंतकली कर दी गई है सिविल अदालतों की, तो इसमें एग्जैक्टली आप लोगों को प्रॉब्लम क्या आया जिसकी वजह से आप लोगों ने इतना बड़ा स्टेप लिया, रैली निकाली, एहतजाज कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बात यह है कि मॉडल टाउन कचहरी में हुकूमत पाकिस्तान ने और हाई कोर्ट ने अवाम की सहूलत के लिए कुछ अदालतें ट्रांसफर की हैं। ठीक है। और ये अदालतें इसलिए है कि ताकि लोगों को घर के करीब इंसाफ मिले। ठीक। तो इसमें लाहौर बार के चंद दोस्त जो ना वो इस पे नाखुश हैं। ठीक। लाहौर बार कबीना और दूसरी नाखुश हैं, इस वजह से उन्होंने एहतजाज किया। और वो शुरू से 5 महीने हो गए, दिसंबर से जे अदालतें आई हैं और दिसंबर से जे एहतजाज शुरू है। ठीक है। अच्छा, ठीक है। और वो कहते हैं कि हमें दूर जाना पड़ता है और इससे प्रॉब्लम होती है क्लाइंट को और वुकला हज़रात को। लेकिन मेरा तल्लुक मॉडल टाउन कोर्ट से है, तहसील मॉडल टाउन से। ऐसा कोई नहीं है, अवाम बहुत खुश है। अच्छा। अवाम बहुत खुश है, उन्हें घर के नजदीक इंसाफ मिल रहा है और तमाम केसेस जना
वो आसानी से हल हो रहे हैं। यानी कि भट्टी साहब, आपका कहना यह है कि इस वक्त वुकला के अंदर भी तफरीक पाई जाती है, दो ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप इस चीज़ से ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर रहा है कि अगर वहाँ पे अदालतों की मुंतकिली कुछ अदालतों की हो गई है तो ठीक है, एक्सेप्टेबल है, वहाँ पे आम आदमी को सहूलत मिल रही है, उसके घर के नज़दीक है। और एक ग्रुप जो है वो एहतजाज कर रहा है। देखिए जी, जो ग्रुप मतलब आता है ना, बरसरे इक़्तिदार आता है, ठीक है, तो वो कर देता है मतलब है कि हमारी मुखालफत। अच्छा, हमारे वकला को बहुत बड़ा फायदा है, अवाम को बहुत बड़ा फायदा है। देखें, वो मुस्तफाबाद ललियानी से लेके लोग मॉडल टाउन में आते हैं और यहाँ पे अपना केस हल करते हैं कि जे जाए कि सारा दिन सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में गुजरे। ठीक है, तो वो उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया है। हम तमाम तहसील मॉडल टाउन के लोग जना हाई कोर्ट के साथ हैं और हाई कोर्ट के इस मौक़िफ़ की तारीफ करते हैं कि जी घर के नजदीक इंसाफ। यानी कि आप उस वकला के उस कैंप से नहीं है जो आज एहतजाज कर रहा था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, भट्टी साहब मुझे मार्जिन दीजिएगा 2 मिनट का, मैं जरा हरल साहब से जान लूं। हरल साहब, भट्टी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुना ही होगा। वो कह रहे हैं कि जनाब साइलिन जो हैं, जो वहां पे आते हैं, जिनके केसेस लगे हैं, उनके लिए आसानी है वहां पे। फिर अगर वकला देख रहे हैं दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है हमारे वकला, तो एग्जैक्टली आप लोगों को यही प्रॉब्लम है कि वो दूर जाना पड़ता है, वहाँ पे आपके क्लाइंट्स थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है उनको, या आपको इसके अलावा कोई और भी इशू है इस ग्रुप को? देखिए मेरे दोस्त जो है उनको शायद जो है मालूम नहीं है, ये जाती मसला नहीं है किसी ग्रुप का, ये वकला काज का इशू है। ये सारा वकला साहबान जो है इस हवाले से मुतफिक हैं, कोई भी डिवीजन नहीं है, ना कोई किसी किस्म की दो राय पाई जाती हैं। सारी आपकी जो बॉडी है उसमें लाहौर बार है, पंजाब बार है, पाकिस्तान बार है, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है। उसके बाद वकला में सिर्फ 2 ग्रुप हैं और कोई ग्रुप नहीं है। एक ग्रुप जो है वो आसमा जहांगीर वाला ग्रुप है और दूसरा ग्रुप जो है वो हामिद खान साहब वाला ग्रुप है। दोनों ग्रुप जो है इस वक्त जो है उनकी एक ही आवाज है और वो दोनों की डिमांड एक ही है कि जो अदालतों की गैर मुनसिफाना तकसीम है ये गलत है। ये मेरे दोस्त जो फरमा रहे हैं ये इसको छोड़ दें, वकला की राय को छोड़ दें। देखिए वकील साहब जो होते हैं उन्होंने कोई भी दीवानी मुकदमा होता है, मैं खुद प्रोफेशनल लॉयर हूँ, मेरे कोर्स जो है, मेरे केस जो है सिविल कोर्ट से लेके वो अपील कोर्ट तक होते हैं। एक वकील जो है उसने जाना होता है, अगर एक मुकदमा जो है वो 6 साल चलता है तो इसका मतलब है कि वकील साहब जो है उसको कोई भी काउंसिल है उसको 600 दफा जाना पड़ेगा और जो सारा उसकी कास्ट होगी, जो सारी उसकी ट्रेवलिंग होगी, वो उस बेचारे क्लाइंट के ऊपर जो है वो बोझ होगा, फाइनेंशियल बर्डन उसके ऊपर बढ़ेगा। क्लाइंट ने या शायर ने तो एक दफा आना होता है अदालत में सिर्फ अपना एविडेंस कार करवाने के लिए, उससे ज्यादा उसको जरूरत नहीं होती। वो भी सिविल केसेस में जो मैं बात कर रहा हूँ, क्रिमिनल बेल में उसको आना पड़ता है। ये जो मेरे दोस्त बात कर रहे हैं ये बिल्कुल अपनी इनकी जाती राय तो हो सकती है, ये कि लेकिन ये यानी कि हरल साहब आपके मुताबिक वकला में कोई डिवाइड नहीं है, कोई 2 ग्रुप्स नहीं है, नहीं है, इनको पता नहीं है, शायद इनके इल्म में ये बात नहीं है। इस वक्त इसको इनसे पूछ ले, क्या वकला में 2 ग्रुप्स नहीं है, 2 के अलावा कोई ग्रुप नहीं है, दोनों ग्रुप जो है मुतफिका तौर पे। हरल साहब, भट्टी साहब कह रहे हैं वो आपकी बात से मुत्तफिक नहीं है, जरा भट्टी साहब से उनका पॉइंट ऑफ व्यू जान लेते हैं कि वो किस बात से मुत्तफिक नहीं है एग्जैक्टली। कुछ नहीं कर सकता। जी जी हरल साहब, मुझे थोड़ा मार्जिन दीजिएगा, मैं भट्टी साहब से पूछ रही हूँ एग्जैक्टली वो किस बात से मुत्तफिक नहीं है। भट्टी साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान कर दिया है कल। आप कह रहे हैं वकला के 2 ग्रुप्स हैं, हरल साहब उसको डिनाई कर रहे हैं। अभी आपने कहा उनकी बात के दौरान कि आप मुत्तफिक नहीं है, एग्जैक्टली किस बात से मुत्तफिक नहीं है आप? देखिए जी, आज अगर पाकिस्तान बार ने या पंजाब बार ने अगर ये हड़ताल का ऐलान किया है, ठीक है, तो वो वकला पे जो तशद्दुद हुआ है उस पे है, ठीक है। बाकी कोई पंजाब बार अपना पाकिस्तान बार इस चीज पे राजी है। आप कभी मॉडल टाउन तशरीफ लाएं तो आप देखेंगे कि यही लाहौर बार के नुमाइंदों ने वहाँ पे सख्तियां लगाई हैं। गवर्नमेंट का करोड़ों रुपए का वहाँ पे बिल्डिंग बन गई है और वहाँ पे जजेस ने काम शुरू कर दिया है। अगर ये इन्होंने इस चीज को रोकना था, अपनी जारादारी कायम रखना थी, तो फिर इतना करोड़ों जारादारी किसकी? भट्टी साहब जारादारी किसकी एग्जैक्टली किसकी बात कर रहे हैं? जारादारी ये
मेरे ख्याल में लाहौर में 15 से 20 वकील ऐसे हैं कि जो नहीं चाहते कि मॉडल टाउन में मतलब काम हो। अब तो हुकूमत ने नहीं, तो भट्टी साहब आपके मुताबिक आज सड़कों पे 15 से 20 वही वाले वकील थे? हमने तो काफी तादाद में देखे वकला सड़कों पे थे, तो वो कौन से वकला थे फिर? बहुत ज्यादा थे, मैं मानता हूँ, ठीक, लेकिन ज्यादातर जो बड़े बड़े ग्रुप में मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि 15 से 20 लोग ऐसे हैं जो मुखालफत करते हैं। अदरवाइज आम आदमी को इससे बड़ी सहूलत है। हरल साहब से जान लेते हैं। हरल साहब मुझे बताइएगा, मुज़ाकरात कामयाब आपने कहा नहीं हुए थे, दो मुतज़ाद आरा, जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा कि एक राय ये थी कि एक राय ये थी कि कामयाब हो गए, दूसरी ये थी कि कामयाब नहीं हुए। अब जो मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए उसमें टर्म ऑफ कंडीशंस क्या थी? देखिए वकला साहबान का एक ही मुतालबा है कि अदालतों की गैर मुनसिफाना तकसीम जो है, ये तो दो मुतालबा थे जो मुज़ाकरात किए जा रहे थे, इसके अलावा कोई तीसरा भी ऐड किया गया था उसमें? अच्छा, आप जो बात कर रही है ना मॉडल टाउन के हवाले से, ये जो मेरे दोस्त बात कर रहे थे जी, ये हमारे कुछ नादान दोस्त जो हैं वो जो चीफ जस्टिस हैं उसके आलाकार बने हुए हैं, वो अपने वकला साहबान के साथ नहीं इस वक्त खड़े। कौन से चीफ जस्टिस की बात कर रहे हैं आप? क्योंकि आपने दो चीफ जस्टिस को नॉमिनेट किया ना हरल साहब। आपने एक पुराने भट्टी साहब जो इससे पहले चीफ जस्टिस थे, आपने उनका भी नाम लिया और मौजूदा का भी। अभी जिनको आप हाईलाइट कर रहे हैं वकला को, उनको किस चीफ जस्टिस के साथ आप हाईलाइट कर रहे हैं, पुराने वाले के साथ या अभी मौजूदा जो सिटिंग है? ये सिर्फ जो है ये चीफ जस्टिस जो मौजूदा है उसके आलाकार नहीं है हमारे नादान दोस्त, ये एस्टेब्लिशमेंट के भी आलाकार बने हुए हैं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि ये वकला को तकसीम किया जाए, जो आजादी इदारे रह के लिए लड़ते हैं, जो आइन और कानून के लिए लड़ते हैं, जो जमहूर के लिए लड़ते हैं, जो आपकी सहाफत के लिए लड़ते हैं, इनको डिवाइड किया जाए, इनको तकसीम किया जाए। और कुछ नादान दोस्त जो हैं वो उनके आलाकार बने हुए हैं, वो हर जगह होते हैं। हमने उनको भी कंडेम किया है और उनकी पंजाब बार कौंसिल ने उनकी रुकनीयत जो है मुअत्तल की है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा हरल साहब, मुझे ये भी कंफर्म करते जाए मौजूदा क्या सिचुएशन है अभी जिस टाइम हम बात कर रहे हैं, इस वक्त में आपके एहतजाज की क्या सिचुएशन है? कितनी गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी हैं और उसके लिए आप लोगों की बार्स ने अभी तक क्या स्टैंड लिया या कोई प्लान किया स्टैंड लेने का? देखिए इस वक्त जो है कोई 100 से ज्यादा जो वकला साहबान हैं वो गिरफ्तार हैं, सैकड़ों गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल ने कल जो है मुकम्मल पूरे पाकिस्तान में मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान किया, मुल्कगीर हड़ताल की कॉल दी है। उसके अलावा जो है पूरे पाकिस्तान में वकला साहबान जो हैं वो एहतजाजी रैलियां निकालेंगे, अदालतों का बाइकाट करेंगे और जो है हम इंशाल्लाह ताला जो है ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। हम एक आमिर को जो है उसको घर भेजा था। लेकिन हरल साहब आप तो माहिर कानून है, आपको भी बात बड़ी अच्छी तरह से पता है कि सिर्फ मुल्कगीर हड़ताल करने से, रैलियां निकालने से आप अपने जो वकला हैं 100 से जायद उनको जेलों से बाहर नहीं निकाल सकते, उसके लिए कानूनी कार्रवाइयाँ ही करनी पड़ेंगी। कानूनी कार्रवाई के कानूनी चाराजोई के बारे में मैं एग्जैक्टली जानना चाह रही थी कि वो आप क्या करने जा रहे हैं? देखिए इंशाल्लाह ताला जो है वो हमारे वकला साहबान जो है इंशाल्लाह बहुत जल्द बाहर होंगे, हमारे साथ होंगे और हम जो भी इनकी आमराना सोच है, जो इन्होंने ये गैर कानूनी तौर पे गिरफ्तारियां की है, एक जो है पुरअमन एहतजाज जो था वकला साहबान का, मैं खुद उसमें शामिल था। आज तो गैस फेंकी गई है, शेलिंग की गई है, एक शेल खुद मुझे लगा है। तो ये जितना भी इन्होंने आज बर्बरियत का मुजाहरा किया है, पुलिस ने जो है वो मोरे बने हैं, चीफ जस्टिस जो मकामी है उनकी इमा पे ये सारा हुआ है जो मामला हुआ है। तो आप कह रहे हैं चीफ जस्टिस मौजूदा सिटिंग चीफ जस्टिस वो इसमें पुलिस के साथ इन्वॉल्व थे, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी उसी के इमा पे हुआ है। ये पुलिस वाले तो बेचारे जो है ये तो मोरे हैं, ये हमेशा इस्तेमाल होते हैं। ये जो है इन्होंने हमेशा जो है एक मोरे के तौर पे काम किया। अगर ये आजाद हों और अपने हलफ की पासदारी करें तो ये जो है किसी की गैर कानूनी जो हकामात होते हैं हुक्म को ना माने। एक पुरअमन एहतजाज आ रहा है, उसको आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने दें वकला साहबान को। जो हमारा इजलास था उसको हमने मुनक़िद करना था, उसके बाद पुरअमन तौर पे हमने वापस चले जाना था। और ये पथराव जो है पुलिस की तरफ से किया गया है, फिर भी वकला की तरफ से किसी ने कोई पत्थर नहीं मारा। कुछ ऐसे सरपसंद अनासर जो हैं वो हमारे एहतजाज में शामिल हुए हैं, वो प्लांटेड थे, किसी
और हल्के की तरफ से जो चाहते थे कि ये जो आपके वकला में आप कह रहे हैं कि कुछ प्लांटेड लोग थे जिन्होंने पथराव किया, यानी कि आप इस चीज को मान रहे हैं ना कि पथराव तो हुआ, चलें जैसा आप कह रहे हैं प्लांटेड ही था। एक आदमी जो प्लांटेड था उसको हमने पकड़ा है। अच्छा। पकड़ के हमने पुलिस को दिया है। उससे हमने पूछा है कि आप कौन है, उसने कहा मैं किसी वकील का दोस्त हूँ। वो खुद वकील भी नहीं था, तो वो अगर उसको हमने खुद पकड़ के पुलिस को दिया है। अच्छा। और किसी एक वकील की तरफ से ना कोई पत्थर फेंका गया है, ना और किसी किस्म का कोई वालिस हुआ है। तो ये सारा जो था पुलिस की तरफ से जो तशद्दुद किया गया है जो नियत वकला के ऊपर, ये चीफ जस्टिस की इमाम पे हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि इनको होश के नाकर लेने चाहिए। ये बेचारे अब आप लोग एहतजाज के अलावा, हड़ताल के अलावा, रैलियों के अलावा क्या एग्जैक्टली प्लान क्या है? आपको लगता है कि आपका मुतालबा मान लिया जाएगा? अगर आपका मुतालबा नहीं माना जाता तो आप लोगों का फर्दर प्लान क्या है? देखिए, हमारा बड़ा आईनी और कानूनी और बड़ा जायज मुतालबा है। तो हमारा इंशाल्लाह जब तक ये मुतालबा नहीं माना जाएगा, हम अदालतों में पेश नहीं होंगे, हम हड़ताल पे रहेंगे और हम अपना पुरअमन एहतजाज जो है, यानी कि पिछले 5 महीने से जब से अदालतें यहाँ शिफ्ट हुई हैं, आप लोग एहतजाज करें। आज से आप लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग अदालतों में पेश नहीं होंगे, चाहे उसमें जितना मर्जी टाइम लग जाए। बिल्कुल। देखिए, उसके अलावा जो है हम इंशाल्लाह ताला जो है इस हाई कोर्ट का जो है इसका घेराव करेंगे। हम जो है वहाँ पे पुरअमन एहतजाज करेंगे। हम जो है जब तक ये गैर कानूनी तकसीम जो है अदालतों की उसको वापस नहीं लिया जाता, हम बिल्कुल नींद चैन से बैठेंगे। हम पूरे पाकिस्तान में जो है भैया जाम हड़ताल करेंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे। जो फोरम हमें इस्तेमाल करना पड़ा, जो हमें फोरम इस्तेमाल करना पड़ा, हम अगर हम लोगों को इंसाफ लेके दे सकते हैं तो हम अपने हक और इंसाफ के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए हम लड़ना जानते हैं, हम कुछ करना जानते हैं। हमने एक आमिर को भी घर भेजा था, इस जुडिशरी को हमने वकीलों ने करवाया था। और आज अगर इनको जबान मिली है तो ये हम पे गज पड़े हैं, बोल पड़े हैं। ठीक है, यानी कि आप लोग अपने हक के लिए बकौल आपके कि आप हाई कोर्ट का घेराव भी करेंगे, वहाँ पे पुरअमन एहतजाज भी करेंगे और अपने मुतालबात पूरी करवाने की कोशिश भी करेंगे। हरल साहब, अब जरा थोड़े से अगर सियासी एंगल पे जान लें, क्योंकि अब माशाल्लाह दोनों जो मेरे पास गेस्ट हैं वो एनालिस्ट भी हैं और माहिर कानून भी हैं। जरा सियासी नुक्ता में अब आपसे जानना चाहूँगी। आज शेर अफजल मरवत साहब ने बड़ी अहम स्टेटमेंट दे दी है, क्योंकि उनकी बानी पीटीआई से मुलाकात कल भी नहीं होने दी गई, बकौल उनके जो उन्होंने आज स्टेटमेंट दी है आज भी नहीं होने दी गई, और उसका उन्होंने रिस्पॉन्सिबल ठहराया है शिबली फराज साहब को और उमर अयूब साहब को। वो कह रहे जनाब इन दोनों की वजह से ये जेल के जो वहाँ पे स्टाफ है उसके साथ मिले हुए हैं और इन्होंने वहाँ पे मेरी मुलाकात नहीं होने दी और उन्होंने बतौर एहतजाज मौजूदा क़यादत के साथ काम करने से इनकार कर दिया है। आपको क्या लग रहा है? तहरीक इंसाफ के अंदर हम सुन रहे थे कि बानी पीटीआई तो चले जेल में है, लेकिन पार्टी के अंदर 2 धड़े बन गए हैं, अब तो खुल के सामने आ गए ना हरल साहब। देखिए ये शिबली फराज और उमर अयूब साहब का मसला नहीं है। अगर उनकी मुलाकात नहीं हो रही चेयरमैन पीटीआई से या बानी पीटीआई से, तो इसके जिम्मेदार तो खुद हैं, क्योंकि ये सबको अब ये बात यहाँ हो चुकी है। सबको मालूम है कि पहले तो इतना ये बात वाजिया नहीं थी कि ये जो शेर अफजल मरवत साहब हैं ये भी प्लांटेड हैं, इनके रास्ते कहीं और हैं। तो अगर आप चूंकि ये प्लांटेड है, एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा खुल के बताइएगा। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि ये भी किसी और जगह से जो है पीटीआई में प्लांटेड किए गए हैं, क्योंकि ये ऐसे काम जो है एस्टेब्लिशमेंट करती है अपने वहाँ पे जो है अपना सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए और अपने मकासद के लिए। यानी कि आप हरल साहब ये कहना चाह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ में एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से उनको शेर अफजल मरवत साहब को प्लांट किया गया था, ये प्लांटेड थे, और उसके बाद जब उनको पता चला है उनकी क़यादत को तो उन्होंने इनको साइडलाइन कर दिया, जिसकी वजह से मरवत साहब ने भी साइडलाइन होने का ऐलान कर दिए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जब ये बात जो है बानी पीटीआई तक पहुंची है तो उन्होंने भी इस बात को जो है बुरा माना है और उन्होंने कहा है, उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया है कि ये जो है, और उनकी ऐसे जो है इस तरह के उन्होंने बयान दिए हैं। आप देख लें सऊदी अरब के हवाले से जो उन्होंने एक गैर संजीदा बयान दिया, और उसके बाद बहुत सारी और भी उनकी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं, उनके ऐसे बयान हैं जो गैर संजीदा हैं, जिससे पार्टी को नुकसान हुआ है। और बहुत जो दोस्त ममालिक हैं
वो पार्टी से नाराज हुए हैं, पीटीआई से। तो इस वजह से जो है ये जो पीटीआई की लीडरशिप है उसके अंदर ये तशवीश है कि ये जो है हमारा जो फौजी है ये हमारी इससे हमें नुकसान हो रहा है, ये फौजी जो है इससे अपने फौजी जो है मारे जा रहे हैं। तो मतलब इस तरह का तो उनको नहीं चाहिए ना, तो फौजी जो आप अपने घर में ही उल्टी फायरिंग शुरू कर दे। तो ये इस तरह के ये बयान जो है उनसे, यानी कि ऑन पर्पस उनको साइडलाइन पार्टी की जानिब से किया गया, अब ये कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जब ये पार्टी को समझ आ गई है, आप देखिए ना ये पार्टी के फैसले होते हैं। अगर पार्टी ने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए उनको कहा हुआ था पहले, उसके बाद पार्टी जो है वो फैसला करती है कि ये हमारे चेयरमैन नहीं है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो उम्मीदवार नहीं है, उसकी जगह जो है वो शेख साहब हैं, दूसरे जो वो जंग वाले हैं। तो अगर ये पार्टी ने फैसला किया है तो उनको चाहिए पार्टी इसको एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन उनको ज्यादा गुस्सा था बानी पीटीआई से मुलाकात ना होने का। हरल साहब मुझे थोड़ा सा मार्जिन देगा, वक्त की किल्लत है, मैं जरा भट्टी साहब से भी उनका पॉइंट जान लूं। भट्टी साहब, आपको क्या लगता है कि बहुत सारे नाम जब नॉमिनेशंस होती हैं तो फ्लोट किए जाते हैं, उसके बाद कुछ नाम वापस भी हो जाते हैं, किसी एक नाम पे इत्तेफाक राय हो जाता है, बाद में उस नाम पे भी बहस होती है। ये तो सारा पॉलिटिकल एक प्रोसेस होता है जो कि हम देखते रहे पॉलिटिकल पार्टीज में, ये नॉर्मली चलता रहता है। तरीके से आप में तो शायद कुछ ज्यादा ही ये चलता है। अब आपको लगता है मरवत साहब की एग्जैक्टली नाराजगी ये है कि 2 दफा मुलाकात नहीं हो सके, इससे पहले भी तो बड़ी दफा वो गए हैं, वहां पे मुलाकात नहीं हो सकी, जब पिछले दिनों में भी बड़े इश्यूज रहे हैं, फिर काफी 10-12 दिन के लिए फिर 2 हफ्ते के लिए मुलाकातों पे बैन लगा दिया गया। तो ये ऐसा तो नहीं है कि अपने कायद से या बानी से उनके बड़ी इजीली मुलाकातें पार्टी के रहनुमाओं की हो जाया करती थी, अक्सर गिले शिकवे ऑन रिकॉर्ड सामने रहते हैं। तो मरवत साहब की अब की दफा ये बात से इनकार कर देना, क़यादत के साथ काम करने से इनकार कर देना, एहतजाज करना, आपको एग्जैक्टली क्या प्लान लगता है भट्टी साहब? जी मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई के अंदर खुद इख्तलाफ है, हर एक ने 2 इंच की मस्जिद बनाई हुई है, जो जाता है वो खान साहब से मुलाकात करता है और आके अपनी स्टेटमेंट जारी करता है। ये लोग जो तो नहीं जा सकता खान साहब से मुलाकात करने, जी हर बंदा तो नहीं जा सकता ना वहाँ पे मुलाकात करने बानी से। ये मरवत साहब गए ना जी, ये तो पहले भी मुलाकातें करते रहते थे ना। इनका लिस्ट में नाम नहीं था, उसके बावजूद इन्होंने मुलाकात की। तो ये इस पे भी पीटीआई को मतलब इतराज था और इस वजह से मरवत साहब को साइडलाइन कर दिया गया। पहली बात यह कि वो कहते थे कि ये एजेंसियों का बंदा है, तो इस वजह से इस पे किसी ने इतबार ही नहीं किया। जब किसी पे इतबार नहीं किया तो इसकी वजह ये भी एक वजह बनी मरवत साहब को साइडलाइन करने की। लेकिन भट्टी साहब, आपको क्या लगता है पर्सनली, अगर आपसे एनालिसिस जानूं मैं, आपको क्या लगता है ये क्यों मरवत साहब पे इस बात का शक हुआ कि वो एजेंसीज का बंदा है? मरवत साहब स्टेट में बंदे थे, मरवत साहब को खुल के बात करते थे, जो पार्टी में किसी बंदे को अच्छा नहीं लगता था इन्होंने बहाना बनाया मरवत साहब के भाई का, और उसकी वजह से इन्होंने जनाबली जाके चेयरमैन साहब को कोई कान में को बात कही, जिसकी वजह से मरवत साहब के साथ ये ना खासा फौरी तौर पे फैसला कर देते हैं। आपको पता होगा कि जब जलसों में होते थे किसी ने कान में जाके बात कह दी तो वो सोचते नहीं थे, उसी वक्त कहना शुरू से देते थे ये हो गया ये हो गया ये हो गया। तो उनकी अपनी कोई थिंकिंग नहीं है, जो किसी ने ब्रीफ किया उसकी वजह से उन्होंने, यानी कि जो लोग उनसे मिलने जाते हैं उन्होंने जो आपके मुताबिक, जैसे आप मतलब आप समझ रहे हैं कि जो लोग उनसे मिलने जाते हैं उन्होंने जो उनको बता दिया वो उस पर एतमाद कर रहे हैं और उस पर भरोसा भी कर रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल। तो आपको मरवत साहब वैसे आपको एजेंसीज का बंदा लग रहा है, जैसे आपने कहा कि उनकी पार्टी को लग रहा था? जी मैं नहीं कहता, ये इनके अपने पार्टी के वर्कर्स जो जी वही मैं कह रही हूँ कि जैसे आपने बताया कि इनकी पार्टी के लोग कहते हैं, आपको पर्सनली लगता है ऐसा? नहीं जी, मैं इस बारे में मेरी कोई राय नहीं है। मरवत साहब एक अच्छे आदमी है, दलेर आदमी है, वो पार्टी का एक सरमाया थे, उन्होंने पीटीआई ज्वाइन की और बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, जब एक बंदे की सुनी नहीं जाए, सुनी ना जाए, मैं लास्ट कमेंट हरल साहब से लास्ट कमेंट ले लो। हरल साहब, तरीके से आपका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? लास्ट कमेंट जरा शॉर्टली। देखिए, जब भी किसी भी जमात की जो ताकत है उसके वोटर के साथ जुड़ जाती है, उस जमात को आप खत्म नहीं कर सकते। एक मकबूल जमात है, उसकी ताकत जो है उसके वोटर के साथ जुड़ी। ठीक, मकबूल जमात जो वोटर के साथ मुंसलिक हो जाए उसकी ताकत को खत्म नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया गुलाम अब्बास हरल साहब आपका भी, और मुनीर अहमद भट्टी साहब आपका भी, आपने प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन किया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाजत, बशर्ते जिंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।